पत्नी नहीं फंसा सकेगी अब सास ससुर को दहेज केस में, क्योंकि कानून में बदलाव होने के लिए जा रहा है। और इस जजमेंट की एक कॉपी जो है विधि आयोग को भेज दी गई है कि कानून में बदलाव किया जाए कि पति के रिश्तेदारों को ना फंसाया जाए। लेकिन पति के रिश्तेदारों को फंसाया भी जा सकता है 3 सिचुएशन के अंदर। पहली सिचुएशन ये है कि अगर पत्नी के पास में कोई सबूत है कि भाई सास ससुर ने या पति के अन्य रिश्तेदारों ने उसके साथ में क्रूरल्टी की है, तब जो उनके ऊपर वो दहेज केस का मुकदमा जो दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन सबूत नहीं है ना, तो किसी भी रिश्तेदार के ऊपर दहेज केस का मुकदमा दर्ज नहीं होगा। इसके अलावा जो है अगर पत्नी को कोई भी चोट मिली है और उस चोट में सास ससुर या कोई भी रिश्तेदार इन्वॉल्व हैं और उसके सबूत हैं, तभी पत्नी जो उनका नाम जो दहेज केस में दर्ज करवा सकेगी, अदरवाइज उनका नाम जो दहेज केस में नहीं आएगा। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज, जो भी रिश्तेदार हैं अगर वो बहुत दूर रहते हैं, यानी कि जहां हस्बैंड वाइफ रहते हैं वहां वो रहते ही नहीं है, तो उनका नाम दहेज केस में नहीं आएगा जी। और इस जजमेंट की कॉपी जो है हाई कोर्ट ने क्या किया, विधि आयोग को भेज दी गई कि भाई कानून में बदलाव करो। ऐसे तो फिर रिश्तेदारों को वो बहुत ज्यादा फंसाने की प्रवृत्ति जो चल रही है, जजमेंट के अंदर सारी चीज बताई गई है। चलो मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूं। जजमेंट वैसे है अभी का 13 मार्च 2026 का जजमेंट है और इसके अंदर क्या किया था, सास ससुर को जो है इस केस से निकाल दिया था। अब देखते हैं हुआ क्या था। देखो ये जो पिटीशन लगाई थी, ये लगाई थी लड़के वालों ने। लड़के वालों ने क्यों लगाई थी और किस सेक्शन के तहत में लगाई थी, 528 बीएनएसएस क्यों लगाते हैं, हाई कोर्ट में लगाते हैं हम एफआईआर को क्वेश्चन करवाने के लिए, जो कि पहले कौन सी होती थी, 482 होती थी। और मुकदमा इनके ऊपर क्या चला हुआ था, 85 का मतलब दहेज के लिए क्रूरल्टी, 115 का 2 मार पिटाई, 296 पब्लिक प्लेस में गाली गलौज होता है, 351 का 2 वही मारने मोड़ने की धमकी दी होगी, और 3 का 5 का क्या मतलब होता है, कॉमन इंटेंशन, यानी कि एक से ज्यादा लोग जो है इस केस में इन्वॉल्व हैं। ये जो धाराएं जो है इनके ऊपर लगवाई गई है। याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना है, याचिकाकर्ता कौन है, पति और उसके परिवार का, कि पति और उसके परिवार के सदस्यों को इस मामले में केवल सामान्य आरोपों के आधार पर फंसाया गया। सिर्फ और सिर्फ सामान्य आरोप हैं, कोई भी विशिष्ट आरोप नहीं है और उनके पास में सबूत भी नहीं है। और सास ससुर के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत और आरोप उपलब्ध नहीं है। सिर्फ ये लिख दिया कि भाई ये जो है ये भी मेरे साथ में क्रूरल्टी करते थे। कब करते थे, ना वो दिन याद है, ना वो तारीख याद है, ना वो चोट है, ना वो एमआरआई, कुछ भी उसके पास में एमएलआर वगैरह कुछ भी नहीं है। उनका यह भी कहना है कि एफआईआर और आरोप पत्र के दस्तावेजों को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि पति के रिश्तेदारों के खिलाफ लगाए गए आरोप काफी अस्पष्ट और सामान्य है और एफआईआर में किसी भी विशिष्ट आपराधिक कृत्य का उल्लेख नहीं है। एफआईआर के अंदर कोई भी ऐसी चीज स्पेशल मेंशन नहीं की गई है कि इसने मेरे को, भाई मेरी सास ने मेरे को थप्पड़ मारा तो उस तारीख को मारा, क्यों, कुछ नहीं, सिर्फ एक सामान्य आरोप जो लगाए गए। और आरोप पत्र में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसे उनके खिलाफ साबित किया जा सके। उनका यह भी कहना है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और आरोप और जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों को देखते हुए पति के करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा जारी रखने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है। भाई कोर्ट में अब सास ससुर या उसके अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ में मुकदमा कंटिन्यू रहे, इसलिए कोई भी रिकॉर्ड में कोई भी सबूत जो है लड़की वालों ने नहीं दिया है। इसलिए क्या किया जाए, इसलिए इस जो है जजमेंट को, सॉरी, इस इनकी पिटीशन को एक्सेप्ट किया जाए और एफआईआर को रद्द किया जाए। यहां पे इन्होंने क्या किया, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला भी दिया। ये 2022 की जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, ये कैक्सान कोसर वाली, सोनम वर्सेस बिहार वाली। उपरोक्त निर्णयों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इस न्यायालय ने कई मौकों पर आईपीसी की धारा 498 के दुरुपयोग और वैवाहिक विवादों में पति के रिश्तेदारों को फंसाने की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की है, जबकि मुकदमे के शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों पर दीर्घकालीन प्रभाव का विश्लेषण नहीं किया गया। उक्त निर्णय से यह भी स्पष्ट है कि वैवाहिक विवाद के दौरान लगाए गए सामान्य आरोपों के माध्यम से झूठे आरोप लगाना यदि अनियंत्रण छोड़ दिया जाए तो विधि प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इसलिए इस न्यायालय ने अपने निर्णयों के माध्यम से न्यायालय को चेतावनी दी है कि जब तक उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला न बनता हो तब तक पति के रिश्तेदार और ससुराल वालों को खिलाफ कार्रवाई जो है ना करें। यानी कि एक जजमेंट है, आप भी जजमेंट का यूज कर सकते हो, जैसे इन एडवोकेट साहब ने जजमेंट का यूज किया है, आप कर लेना इस जजमेंट का, सोनम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाली का। इसके अंदर है क्या, इसके अंदर यही बताया कि जब तक पति के रिश्तेदारों के खिलाफ में कोई ठोस सबूत पत्नी के पास में नहीं है ना, तो पति के रिश्तेदार और ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई न करें। ये आदेश दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत की जितने भी कोर्ट है और जितने पुलिस स्टेशन है, कि जब तक भाई आपके पास में प्रूफ ना हो तब तक उनके रिश्तेदारों के खिलाफ आप कार्रवाई ना करें। आप भी जजमेंट का आप यूज कर सकते हो। आगे पढ़ना चाहते हो आगे पढ़ लेना, आगे बस वही है कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन सामने वाले एडवोकेट ने क्या कहा, देखो, विद्वान पैनल वकील ने निवेदन किया कि याचिका रद्द करने का कोई मामला नहीं बनता है। भाई दूसरी पार्टी तो कहेगी ना कि भाई ऐसा कोई मामला नहीं बनता कि आप इनकी पिटीशन को एक्सेप्ट कर लो और हमारी एफआईआर को रद्द कर दो। सभी याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आरोप पर्याप्त हैं, भाई जो भी आरोप लगाए वो बिल्कुल सही है और मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे के दौरान इन आरोपों को सिद्ध किया जा सकता है।
अतः इस स्तर पर न्यायालय द्वारा इंटरफेयर की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने याचिका खारिज करने का अनुरोध किया। दूसरे वकील साहब, लड़की के वकील साहब क्या कह रहे हैं कि इनकी जो अभी पिटीशन आई है ना 482 के तहत में, 528 के तहत में क्वेश्चन के लिए, इस पिटीशन को खारिज कर दो, एफआईआर को चलने दो, एफआईआर बिल्कुल सही है और सामान्य आरोप नहीं है, और हम टाइम टू टाइम क्या करेंगे, उन सबको दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे के दौरान इन आरोपों को सिद्ध किया जा सकता है। भाई जैसे ट्रायल चलेगा ना कोर्ट के अंदर, ट्रायल में हम इनको प्रूफ कर देंगे, तो इसलिए इनकी पिटीशन को आप एक्सेप्ट मत करो। तो दोनों पार्टियों की हमने नॉर्मली बातें सुन ली है, अब कोर्ट का डिसीजन और देख लेते हैं, कोर्ट ने क्या गाइडलाइन इस जजमेंट के अंदर दी है। देखो यहां पे क्या बताया, विद्वान अधिवक्ताओं की दलील पर विचार करने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद यह प्रतीत होता, अब कोर्ट की वर्डिंग है ये कोर्ट की वर्डिंग, और यहां तक की जानकारी आपको अच्छी लगी आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो ऐसी लेटेस्ट जजमेंट के लिए और जानकारी के लिए, कि एफआईआर में याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 के विरुद्ध अस्पष्ट और व्यापक आरोप लगाए गए हैं, और आरोप पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जांच अधिकारी द्वारा पति के करीबी रिश्तेदारों पर मुकदमा चलाने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत एकत्रित नहीं किया गया। ये कोर्ट कह रही है कि भाई जो याचिकाकर्ता 2 और 3 यानी कि सास ससुर, उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, और किसी विशिष्ट सामग्री के अभाव में किसी पर भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, और जब सबूत ही नहीं है तो फिर उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। जांच के दौरान दर्ज किए गए बयान एफआईआर की मात्र प्रतिलिपि है, और याचिकाकर्ता के विरुद्ध विशिष्ट आरोपों के अभाव में उन्हें मुकदमे के पेश नहीं किया जा सकता है। यानी कि जब जांच चल रही थी तो पुलिस जो स्टेटमेंट लेती है ना, लड़की वालों से स्टेटमेंट ले ली कि आप अपनी स्टेटमेंट दो, तो उसको तो प्रूफ माना ही नहीं जाता है, पुलिस के सामने दिए हुए बयानों को सबूत नहीं माना जाता है, यही कोर्ट कह रही है। देख लो मैं दोबारा बता देता हूं, जांच के दौरान दर्ज किए गए बयान एफआईआर की मात्र प्रतिलिपि है, सिर्फ वो एक क्या है, सिर्फ उसकी एक कॉपी है, और याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध विशिष्ट आरोपों के अभाव में उन्हें मुकदमे के लिए पेश नहीं किया जा सकता। पुलिस के सामने हम जो भी बयान देते हैं ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो सिर्फ पुलिस के लिए होता है ताकि उनको इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिले और उसके दम पे वो इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कर सके। तो पुलिस के सामने दिए हुए बयान मान्य नहीं होते हैं। अब लड़की वालों ने जो पुलिस के सामने बयान दिए ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, यही कोर्ट कह रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि पति और पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद है और यह पति पत्नी का आंतरिक मामला है। कोर्ट ने कहा कि भाई इन सबको देखने के बाद हमको पता चला कि ये सिर्फ आपसी झगड़ा है। एक हस्बैंड वाइफ की जो आपसी झगड़ा होता है, उस आपसी झगड़े को लंबा घसीटने के लिए किसको फंसा दिया जाता है, शिकायतकर्ता को पति पर दबाव बनाने के उद्देश्य से सभी परिवार के सदस्यों को उसमें घसीटने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यानी कि सिर्फ उनकी आपसी लड़ाई है, आपसी झगड़ा है, आपसी नाराजगी है, उसके चलते पूरे परिवार को घसीटने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसलिए कोर्ट का यहाँ पे क्या मानना है कि अभियोजन को रद्द कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पे वो चाहते हैं कि भाई इस मामले को रद्द कर दिया जाए, ये उनका ओपिनियन है। अब आगे अभी ये तो बाकी है जजमेंट, देखो ठीक है। यहाँ पे गीता मल्होत्रा वर्सेस एक और जजमेंट का हवाला दिया 2012 का, ये जजमेंट आप यूज कर लेना अगर आपके ऊपर भी ऐसा दहेज केस लगा जिसमें सामने वाली पार्टी के पास में सबूत नहीं है ना, इस जजमेंट का यूज करना। अब ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। इसके बाद आ गया अपना, आजा भाई आजा आजा जमूरे, कहाँ गया ये देखो, प्रीति गुप्ता। प्रीति गुप्ता जजमेंट के अंदर जो है ना, ये प्रीति गुप्ता वाली जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। इसके अंदर जो है यही एक किया गया था कि भाई इसकी एक कॉपी जो है ना, वो विधि आयोग और भारत सरकार के केंद्रीय विधि सचिव को भेजे ताकि वो क्या कर सके, कानून में कुछ बदलाव कर सकें कि पति के रिश्तेदारों को फंसाने के लिए कब कोई चीज जो है वो मतलब मुकदमा बनेगा और कब मुकदमा नहीं बनेगा। और अब इसी जजमेंट का हवाला लेते हुए इसी कोर्ट ने क्या किया, इसी कोर्ट ने भी सेम यही आदेश दे दिए कि हम विधानमंडल से अनुरोध करते हैं कि वह उपरोक्त उल्लेखित मुद्दे पर व्यवहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए विचार करें और दोनों नए प्रावधानों के लागू होने से पहले भारतीय न्याय संहिता 85 और 86 में आवश्यक परिवर्तन करने पर विचार करें। तो इस कोर्ट ने क्या किया, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट है। इन्होंने अपने विधानमंडल से अनुरोध किया कि जैसे प्रीति गुप्ता वाली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, वो तो चलो सेंटर का मामला हो गया, हम भाई ये जैसे ये जजमेंट थी ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की, इन्होंने कहा कि भाई अपने मध्य प्रदेश के अंदर सास ससुर को लोग ना फंसाएं या रिश्तेदारों को झूठा ना फंसाएं, इसलिए कानून में जरूरी बदलाव करें। इन्होंने इस जजमेंट की एक कॉपी जो है विधानमंडल को भेज दी गई है। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर और क्या कानून में बदलाव होते हैं 85 और 86 के लिए, यानी कि दहेज केस की क्रूरटी के लिए। आगे क्या हुआ, आगे फिर कोर्ट ने क्या कर दिया, याचिकाकर्ता 2 और 3 को क्या कर दिया जी, इनके विरुद्ध कार्रवाई रद्द कर दी। कार्रवाई भी याचिकाकर्ता से 2 और 3 में रद्द की जाती है और ये हो गया 13/3/2026। ठीक है, 13/3/2026 का जजमेंट है। उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपका पर्सनली क्या ओपिनियन है कि क्या कानून में बदलाव होना चाहिए, और कानून में बदलाव होना चाहिए तो क्या क्या चीजें
बदलनी चाहिए, ये आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और किसी को भी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। थैंक यू।